and cyclic activities. जिसका जिक्र करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के संबंध में आवश्यक मैं मानता हूं। उन्होंने कहा था कि समझौते में भारत ने अपने हितों की जितनी कुर्बानी दी है वह शायद ठीक होता अगर कश्मीर से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। माथुर साहब ने अपने भाषण में यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा भारत चाहता था ये समझौता हो जाए। आज ये बात समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों था। मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको समझिए। शायद एक्सपर्ट या इतिहासकार आप जैसे विद्वान आगे भविष्य में इस पर पुस्तक भी लिखेंगे, टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन अगर जानबूझकर हिंदुस्तान के भविष्य की कीमत पर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो ये देश के साथ विश्वासघात था। भारतवासियों को धोखे में रखने की बहुत बड़ी साजिश थी। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा, एंड आई वुड लाइक टू कोट, विवाद के लगभग हर प्रमुख मुद्दे पर भारत ने अपने हितों की कीमत पर पाकिस्तान की इच्छाओं के आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद इसी कश्मीर के थे श्री अशोक मेहता। इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने खतरा बताया था और उनका कहना था कि जब दो देशों के बीच इस समझौते को लेकर बातचीत हो रही थी तब ये उम्मीद थी कि शायद इसके सुखद परिणाम होंगे जिनका सबसे बड़ा असर जम्मू कश्मीर पर पड़ेगा, लेकिन वह नहीं हो पाया। इस वन साइडेड ट्रीटी के दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में जरूर दिखाई पड़ेंगे। संविधान सभा के सदस्य रहे अरुण चंद्र गुहा भी उस समय सत्ताधारी दल के सदस्य थे, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के मुद्दे पर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का जमकर विरोध किया था और कहा था भारत के लोगों में ऐसी भावना है कि जब भी हम पाकिस्तान के साथ किसी समझौते पर बातचीत करते हैं तो शायद पाकिस्तान को खुश करने की हमारी ओर से ज्यादा चिंता रहती है, जिसके कारण हम राष्ट्र के हितों की बलि दे देते हैं। वाजपेयी जी का जिक्र मेरे पूर्व हुआ है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी तत्कालीन सरकार को चिताया था, ट्रीटी के बारे में चेतावनी दी थी। हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने उस समय ही महसूस किया था या देख लिया था इंडस वाटर ट्रीटी से भारत को आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान को अनुचित कीमत देने की कोशिश की है और उसके बाद पाकिस्तान की मित्रता मिलेगी, कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। अगर इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित लोकसभा की कार्रवाई को आप पढ़ेंगे तो एक बात एकदम स्पष्ट है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अनेक राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था और ये जानने का प्रयास किया था कि इस तरह की एक तरफा ट्रीटी करने की आखिर क्या मजबूरी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के पास इसका जवाब नहीं था, चाहे चीन हो, कश्मीर हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी हो। हर मुद्दे पर देश के हितों के साथ आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि समझौता हो गया, समझौता हुआ था। उन भूलों को ठीक करने का काम अब प्रारंभ कर दिया है देश ने। और पहलगाम हमले के पश्चात इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित रखने के साथ साथ अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति भी समाप्त कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन हो गया, मुझे लगता है कि उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। भारत ने दृढ़ता से यह दोहराने एकमात्र मुद्दा जिस पर बात हो सकती है वह पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में भी किसी भी आतंकवादी कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा जो अपनी संप्रभुता के लिए
राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मित्रों, पाकिस्तान की आतंकी साजिशों के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग 22 अप्रैल के बाद खड़े हुए थे, हफ्तों तक सड़कों पर प्रदर्शन हुए, उससे एक बात साफ हो गई कि अब जम्मू कश्मीर के लोग और विशेषकर से वे लोग जिनके मन में कभी संशय हुआ करता था, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का कोई भविष्य नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं कि ये शुभ संकेत है, क्योंकि हमारे पुलिस, हमारे सुरक्षा बल लंबे समय से आतंकवाद समाप्त हो इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन लोकल सपोर्ट मिलना जिस दिन बंद हो जाएगा, आतंकवाद लंबे समय तक नहीं चल सकता। और मुझे लगता है कि वो स्थिति लगभग आ गई है, कुछ चंद लोगों को छोड़, जिसके बारे में माननीय कुलपति जी कह रहे थे, जो नैरेटिव चला था। वो जानते हैं कि पाकिस्तान ने अनेक पीढ़ियों को बर्बाद किया है, आम कश्मीरी समझ गया है। इसलिए सुनहरे भविष्य के लिए वो भी आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। जून में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आप सब जानते हैं कि लगभग 3 दशक तक पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के अनेक निर्दोष नागरिकों का खून बहाया था, लेकिन अनेक ऐसे लोग थे जिनके परिजनों की फरियाद नहीं सुनी गई। संत कुमार शर्मा जी उस समय जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करते थे। उन्हें जरूर ध्यान होगा कि पाकिस्तान के इशारे पर हजारों कश्मीरियों और जम्मू कश्मीर के निवासियों की हत्या हुई, लेकिन अनेक मामले में FIR तक भी दर्ज नहीं। केरल इकोसिस्टम ने दशकों तक यहाँ एक अलग रिवाज और दस्तूर चलाया था। जो लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम करते थे, उनकी मौत पर तो जुलूस निकलता था, लेकिन जो निर्दोष लोग बेवजह मारे जाते थे, उनके जनाजे के लिए न जगह मिलती थी, न कोई फतवा पढ़ने आता था। जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर थे, उनके दबाव में असली विक्टिम के दरवाजे पर दस्तक देने में भी लोग हिचकते थे। ऐसे बहुत कम लोग थे जो आतंकवादियों के जनाजे में अवश्य, ऐसे बहुत से लोग थे जो आतंकवादियों के जनाजे में तो जरूर जाते थे। उन्हें आतंकवादियों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर अपना कैरियर बनाने में आनंद आता था। चंद लोगों के दबाव में एक नैरेटिव चलाया जाता था कि आतंकवादी विक्टिम है, पुलिस और आर्मी हमलावर है। जो आम कश्मीरी मारा जाता था, उसकी गिनती तक नहीं होती थी। अब उन परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित हो, इसकी एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 ऐसे परिवारों को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उनके निकटतम परिजनों को, जिनकी हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की थी। बड़ी मात्रा में आवेदन आए हैं। एक आवेदन को ध्यानपूर्वक निस्तारित किया जाता है कि इसमें कोई गलती न हो। इसका गंभीर प्रयास चल रहा है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम से, ऐसा कोई व्यक्ति बचेगा नहीं जो वाजिब हकदार है, उसे नौकरी न मिले, उसे आर्थिक सहायता न मिले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हेल्पलाइन भी जारी किया है। जिन मामलों में FIR नहीं हुई है, उन मामलों में FIR भी होगी, कार्रवाई भी होगी। ऐसी बातें भी ध्यान में आई हैं कि परिजनों की हत्या भी की गई और उनकी संपत्ति भी आतंकवादियों ने जब्त कर लिया। वो कब्जे भी समय सीमा के भीतर अगस्त माह में ही खाली करा दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के ऐसे निवासियों के टूटे हुए सपनों को फिर से मैं समझता हूँ ये फैसला जोड़ेगा। वर्षों से जो न्याय का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार समाप्त होगा। आज इस अवसर पर मैं एक और तथ्य की ओर संकेत करूंगा। 3 दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और पाकिस्तान में बसे आतंकवादी ग्रुप आम जम्मू कश्मीर वासियों का खून बहा रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग मर्यादा और लोक लज्जा भूलकर कुछ ऐसी जुबान बोलते हैं, मैं समझता हूं जो उचित नहीं है। और TRF को अमेरिका ने भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। भारत और जम्मू कश्मीर को इन लोगों से ज्यादा खतरा है। मैं बात ये कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर भी कानून अपना शिकंजा कसे, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। देश की एकता और अखंडता पर जो भी सवाल उठाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो,
ये सुनिश्चित करना मैं समझता हूँ आवश्यक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस तरह के जब शब्द कहे जाते हैं कि कश्मीर घाटी में आने वाली ट्रेन ये डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन है, स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये भी बात कही जाती है कि हम खुद घाटी में अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ये भी बात कही जाती है कि कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, ये भी बात कही जाती है कि अल्कोहलिज्म और वल्गरिज्म बढ़ रहा है, मेहमान यहाँ की तहजीब पर बिगाड़ रहे हैं, डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात कही जाती है। तो मैं समझता हूँ ये वही भाषा है जो TRF के लोग बोलते हैं। हमारे पुलिस के बहादुर जवान, सुरक्षा बल, आर्मी के लोग दिन रात जनजीवन की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में शांति और तरक्की के लिए लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ राष्ट्र को न्यौछावर कर इस मिट्टी की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका अपमान करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। ईश्वर के वास्ते ऐसी भाषा बोलना कृपा करके बंद करिए। जम्मू कश्मीर के मासूमों की लाश पर बहुत व्यक्तिगत विकास हो गया, अब उन्हें बख्शने की जरूरत है। नई पीढ़ी नए सपने के साथ शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है। अगर आप उन्हें सहारा नहीं दे सकते तो कम से कम खामोश रहिए, ताकि बिना किसी दबाव के वो इज्जत से जी सके। इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर भारत ने पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश दिया है। अब आने वाले भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक नई शुरुआत होने जा रही है। कई बैठकों में शामिल रहा हूं, ये वक्त नहीं है कि उसके विवरण में मैं जाऊं जब तक वो पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं ले लेता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कह रहा हूं, भारत सरकार बहुत गंभीर प्रयास कर रही है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटजीज डिफाइन हो गई है और पैसे की कमी इसमें नहीं आएगी। ये फैसला भारत की पूरी सरकार और प्रधानमंत्री संत कुमार शर्मा जी ने भी अपने मोनोग्राफ में तमाम रिकमेंडेशन दिए हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कई लोगों ने कहा कि ये शोधार्थी और रिसर्चर्स के लिए काम आएगी। मुझे लगता है कि रिसर्चर्स से ज्यादा ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी काम आएगी। मैं एक बार पुनः इस मोनोग्राफ के लिए संत कुमार शर्मा जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस पुस्तक के बारे में ही कहूँगा, मस्ट रीड दिस बुक। ये किताब जरूर पढ़िए। अगर आपको भारत से प्रेम है तो इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।